बेटा हम लोगों ने कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, क्यों खत्म हो रही है, इसके हम लोग कारण पढ़ रहे थे। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमने कहा था कि रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट में उन एनिमल्स को रखा गया है, कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। रेड लिस्ट का मतलब है IUCN ने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वल्नरेबल एनिमल्स, ठीक है ना, और को एक्सटिंक्ट एनिमल्स या रिस्क पर जो है एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स, उनकी लिस्ट बनाई गई है। वो सारी उस कैटेगरी के अंदर एनिमल्स को रखा गया। फिर हमने एक लिस्ट भी देखी थी, उस लिस्ट में हमने उन एनिमल्स का नाम देखा था जो कि एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिर हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है उसके कारण पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ, आज हम पढ़ रहे हैं लॉस, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे इस नेचर से जो खत्म हो रही है, प्रकृति से जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं। हम लोग 4 कारण पढ़ेंगे, वो 4 कारणों को, वो 4 रीजंस को, वो 4 कॉजेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस किस वजह से है, बायोडाइवर्सिटी हमारी जो खत्म हो रही है वो किस कारण से है। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा कारण है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। और चौथा रीजन है को एक्सटिंक्शन। चौथा रीजन है को एक्सटिंक्शन। हम लोग इन सारे रीजंस को, इन सारे कॉजेज को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कॉजेज हमको डिस्कस करने हैं। पहला कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस, इसका मतलब ये है कि जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट यानी कि जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। तो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट जो है फॉरेस्ट, वो खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो गांव के लोग हैं, आसपास जंगलों के आसपास के जो लोग हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, तो जंगलों के आसपास रहने की वजह से वो वहाँ फॉरेस्ट की चीज़ों को, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, फॉरेस्ट के ट्रीज़ को वो यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या है, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। जब प्लांट्स खत्म हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट वहाँ से खत्म हो रहा है। तो वो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट खत्म हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो एनिमल्स जंगलों से निकलकर उस जगह पर जा रहे हैं जो कि जंगलों के आसपास गांव बने हुए हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी वहाँ पर रहते हैं, उन डोमेस्टिक एनिमल्स को नुकसान हो जा रहे हैं। तो ये हैबिटेट लॉस कहलाएगा कि ना, ये जंगल कट रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। जब वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट नहीं रहेगा तो बेचारे वो भूखे मरेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका हैबिटेट खत्म हो गया। वहीं की वो जंगल की चीज़ों को वो खाते हैं, उन्हीं को कंज्यूम करते हैं। उनका हैबिटेट खत्म, मतलब वो भूखे मरेंगे और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा उनको। या तो वो खाने को नहीं मिलेगा तो या तो जंगलों से निकलकर भागेंगे कहाँ पर, जहाँ पर और पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स बंधे हुए रहते हैं, लोग पालते हैं उनको, तो वहाँ पर उनको जाकर वो कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट खत्म किया जा रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से ये हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग कहा हैबिटेट लॉस।
हैबिटेट लॉस की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, ठीक है ना। हम लोग वही बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है उसके कारण पढ़ रहे हैं किस वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। फिर हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि किसी एनिमल्स का कोई हैबिटेट है, वो हैबिटेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि सपोज जंगल है तो जंगल के बीच में से रास्ता निकाल दिया गया, जंगल के बीच में से रास्ता निकाल दिया गया तो आधे एनिमल्स इधर आ गए रोड के इधर और आधे एनिमल्स इधर आ गए। तो जो रोड बनाई गई है, जंगल के बीच में रोड बनाई गई है, वहां पेड़ों को काट कर बनाई गई है जिससे कि एक हैबिटेट के एनिमल्स सेपरेट हो गए। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। वो क्या कहलाएगा बेटा? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर यही रीजंस पढ़ रहे हैं कि किस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा, हैबिटेट लॉस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ डायनासोर्स है। इसका एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है एग्जांपल डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। क्यों हो चुका है? इनका हैबिटेट खत्म हो गया, यानी कि इनको फूड नहीं मिला, खाने के लिए, क्योंकि इनका हैबिटेट छिन गया, इनको फूड नहीं मिला खाने के लिए। हैबिटेट लॉस की वजह से ये खत्म हो गए। तो डायनासोर की स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हैबिटेट लॉस हुआ, इसकी वजह से ये खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये जो डायनासोर है इसको हम कह सकते हैं सिक्स्थ मेजर एक्सटिंक्शन। छठा सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन है डायनासोर। सिक्स्थ मेजर एक्सटिंक्शन है डायनासोर, ठीक है। चलिए, तो ये क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता था और अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए जरा हम लोग इसको एनसीईआरटी से देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 264 पर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है बेटा। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पेज नंबर 263 पर स्टार्ट हुआ है बेटा। पेज नंबर 263 पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये स्टार्ट हुआ है बेटा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा। अब हम लोग इस पर आए हैं, दैट इज causes of biodiversity loss. The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. Human activities की वजह से जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो लॉस हो रहा है वो कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। उनको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या इसके रीजंस हैं, देखिए अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे। पहला, देयर आर 4 मेजर कॉजेज। इसको ध्यान रखिएगा, 4 मेजर कॉजेज को क्या कहा गया? द इविल क्वाड्रेट is the sobriquet used to describe them. Means human activities that destroy the biodiversity. Human activities की वजह से ही बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है। आपको मालूम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बेटा हमने कहा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में धीरे धीरे करके वहाँ से पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं। जब प्लांट्स वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली उन प्लांट्स पर डिपेंड जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से घट रही है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है।
तो हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वंस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर no more than 6%. Once covering more than 14% of the earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. कभी किसी टाइम में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% अर्थ के 14% पार्ट पर था. ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, कोई टाइम ऐसा था कि 14% पार्ट में अर्थ के 14% पार्ट में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था. लेकिन अब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती चली जा रही है, तो अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट केवल 6% अर्थ के पार्ट में रह गया है. केवल अर्थ का 6% पार्ट है जहाँ पर कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रह गया है, बाकी सब खत्म हो चुका है. ठीक है बेटा, चलिए. बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट. और धीरे धीरे करके ख़त्म होते चले जा रहे हैं. तो अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज दैट इज़ कॉल्ड द लंग ऑफ द प्लैनेट. हमने कहा था लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. अमेजन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजन फॉरेस्ट, उसको क्या कहा जाता है बेटा, लंग ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द प्लैनेट. हार्बरिंग probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soya beans or for conservation to grasslands for raising beef cattle. क्यों काटे जा रहे हैं ये अमेजन फॉरेस्ट क्यों काटे जा रहे हैं वहाँ पर बेटा? हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोया बीन्स. सोया बीन्स को उगाने के लिए, सोया बीन्स के लिए इसको काटा जा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को. और फॉर द कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल. ठीक है ना, ग्रासलैंड बनाया जा रहा है वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बीफ कैटल के लिए. बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाई पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज. व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. ठीक है, तो इस तरीके से ये हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी खत्म होती चली जा रही है. ठीक है, चलिए. तो हमने ये कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो रीजन है, पहला रीजन हमने पढ़ा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है बेटा, हैबिटेट लॉस आप समझ गए. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है किसी भी हैबिटेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देना. पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एनिमल्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होगा. चलिए, तो ये हमने पहला वाला रीजन पढ़ा. दूसरा रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, दूसरा रीजन हम पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, ये चारों रीजन हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे. पहला हमने पढ़ा, दूसरा वाला हम रीजन पढ़ रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन. इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको हटाते हैं. सेकंड वाला पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो सेकंड रीजन पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डोडो का, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है. डोडो बर्ड जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसका कारण ही यही है. हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे डोडो का. ओवर एक्सप्लॉयटेशन समझे बेटा, रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को यूज करना, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि डोडो जो बर्ड है, कहां पर थी ये, मॉरिशस में थी. मॉरिशस में थी ये. क्यों एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है. क्यों हो चुकी है? क्योंकि मॉरिशस के लोग इसको बहुत ज्यादा इसके मीट के लिए इसको ग्रो करते थे, इसका मीट खाते थे. मॉरिशस के लोग जो हैं ये डोडो बर्ड का मीट खाते थे.
और इतना ज़्यादा वो लोग यूज़ करते थे डोडो बर्ड के मीट को कि धीरे धीरे करके ये डोडो बर्ड मतलब एक्सटिंक्ट इसीलिए हुए कि लोग इसके मीट को इतना ज़्यादा खाते थे, इतने ज़्यादा लोग खाते थे इस डोडो बर्ड के मीट को कि इसका रिप्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता था जितनी जल्दी मतलब इसको ख़त्म किया जा रहा था। तो अब एक टाइम ऐसा है कि डोडो बर्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि डोडो बर्ड जो कि ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मॉरिशस में इसको मीट के लिए यूज़ किया जाता था और लोग सबसे ज़्यादा इसके मीट पर ही डिपेंड थे, और जिसकी वजह से इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इतना ज़्यादा लोगों ने इसको कंज्यूम किया, लोगों ने इस डोडो बर्ड को इतना ज़्यादा कंज्यूम किया कि इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस तो इतना तेज़ी से हो ही नहीं पाया कि ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए और ये पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुकी। ठीक, इसके अलावा एक एग्जाम्पल तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ये है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा स्टीलर सी काउ। क्या है बेटा? स्टीलर सी काउ, और एक है पैसेंजर पिजन। एक है स्टीलर्स सी काउ और तीसरा है पैसेंजर पिजन। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जरूरत से ज्यादा इनको यूज किया गया है। स्टीलर सी काउ, ठीक है। सेम इसी की तरह से एक और हम समझ सकते हैं जो मैरीन फिश होती हैं, मैरीन फिश को भी लोग ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन तो इतनी तेजी से नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं हो पाता है जितनी तेजी से इसको खाया जाता है, यानी जितनी तेजी से इसका कंजप्शन किया जाता है, जितनी तेजी से इसको खाया जा रहा है उतनी तेजी से इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन में। ये 3 एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। पहला डोडो जो कि मॉरिशस में मीट के लिए यूज किया जाता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। दूसरा स्टीलर सी काउ और तीसरा पैसेंजर पिजन। ये तीनों ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है ना, इन तीनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये खत्म हुए हैं। ठीक, चलिए तो हमने ये दूसरा वाला कारण पढ़ा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। पहला रीजन हमने पढ़ा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा रीजन हमने पढ़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा रीजन हमको पढ़ना है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। चलिए तीसरा रीजन पढ़ते हैं। तीसरा रीजन है बेटा इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब है फॉरेन स्पीसीज जो कि लोकल नहीं है, फॉरेन स्पीसीज जो कि इंडिजीनस नहीं है, इंडिजीनस यानी लोकल नहीं है, वहां की बाहर से कहीं से लाई गई है। तो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई स्पीसीज ऑलरेडी रह रही है ना, कोई लोकल स्पीसीज है जो कि वहां पर ऑलरेडी रह रही है, बाहर से किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे शहर से, किसी भी दूसरे राज्य से कोई और प्लांट स्पीसीज या कोई और एनिमल स्पीसीज को लाया गया और वहां पर उस एरिया में छोड़ दिया गया जहां पर पहले से कोई स्पीसीज रह रही थी। अब क्योंकि वो एलियन स्पीसीज को खत्म करने के लिए कोई उसका प्रेडेटर नहीं है वहां पर, क्योंकि वो तो बाहर की ब्रीड है, बाहर की स्पीशीज है, वो हमारे एरिया में, सपोज हमारे इंडिया में अगर कोई स्पीशीज लाई गई है तो उस स्पीशीज का रिप्रोडक्शन बराबर, क्योंकि वहाँ कंज्यूम कर रहा है पहले से, जहाँ पर कोई स्पीशीज रह रही है, लोकल स्पीशीज रह रही है, उस लोकल स्पीशीज के रिसोर्स को कंज्यूम करता चला जाएगा। वो जो बाहर से स्पीशीज आई है दैट इज एलियन स्पीशीज, उस एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया, उस एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया कि वो जो भी एलियन स्पीशीज होती है ना वो इतनी तेजी से ग्रो करती है कि वहां पर रहने वाली जो स्पीशीज है उसको धीरे धीरे खत्म ही कर देती है। क्यों? क्योंकि पहले से जो स्पीशीज वहां रह रही है उसके लिए तो कोई ना कोई प्रेडेटर ऑलरेडी वहां पर है, तो उसकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती जितनी की तेजी से बाहर से आने वाली स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती है। ऐसा इसीलिए कि बाहर से आने वाली जो स्पीशीज है उसके लिए वहां पर कोई प्रेडेटर नहीं है, प्रेडेटर नहीं है, उसको खाने वाला ही कोई नहीं है,
उसको खत्म करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो तेजी से रिप्रोडक्शन करती जाती है और बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसे आता है कि पहले से जो स्पीसीज वहाँ प्रेजेंट थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और एलियन स्पीसीज जो कि बाहर से आई है वो पूरी जगह पर कब्जा कर लेती है। दैट इज द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। यानी हमारे इंडिया में सपोज कोई स्पीसीज खत्म हुई है तो ये कारण भी है कि बाहर से किसी और स्पीसीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया में प्रेजेंट पहले से स्पीसीज थे वो खत्म हो गई। ठीक, चलिए, तो एलियन स्पीसीज का इन्वेजन, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा। इसके हमें 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया कहां पर? विक्टोरिया लेक में। ठीक है, नाइल पर्च को विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया। इस नाइल पर्च को जब विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, तो इसकी वजह से वहां पर पहले से लेक विक्टोरिया में पहले से किकलिड फिश, वहां पर ऑलरेडी किकलिड फिश जो थी, किकलिड फिश वहां पर पहले से प्रेजेंट थी। जहां पर किकलिड फिश प्रेजेंट थी वहां पर इस नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब इस नाइल पर्च के लिए तो कोई प्रेडेटर वहां नहीं था, कोई प्रेडेटर नहीं था नाइल पर्च का, तो जिसकी वजह से ये तेजी से ग्रो कर गई, तेजी से ग्रोथ हुई इसकी। अब इसकी तो तेजी से ग्रोथ हो गई नाइल पर्च की, लेकिन ये जो किकलिड फिश थी इसका तो हो गया एक्सटिंक्शन। क्या हो गया? एक्सटिंक्शन हो गया। बात को समझे? ऑलरेडी वहां पर लेक विक्टोरिया लेक जो है, विक्टोरिया लेक में किकलिड पहले से ही रहती थी। बाहर से किसी दूसरे देश से इस नाइल पर्च को लाकर वहां पर उस लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया या छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि किकलिड फिश तो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ कर रही थी उस तरीके से ग्रोथ करेगी, क्योंकि उसके लिए तो प्रेडेटर भी था, उसको खाने वाले और भी थे। लेकिन नाइल पर्च का कोई प्रेडेटर वहां पर नहीं था, जिसकी वजह से नाइल पर्च ने पूरा का पूरा लेक विक्टोरिया को अपना बना लिया, और किकलिड फिश जो वहां रहती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसका हो गया एक्सटिंक्शन। तो ये नाइल पर्च क्या है? एलियन स्पीसीज है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया। ये नाइल पर्च एलियन स्पीसीज है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से किकलिड फिश पूरी तरीके से खत्म। ठीक, तो एक एग्जांपल आपका इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज का नाइल पर्च का एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज का और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज का, दूसरा एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल आपका पार्थेनियम। ये सभी ने सुना है बेटा, पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास। सुना है ना सभी नाम, और आपको ये भी पता है कि ये फॉरेन मतलब एलियन स्पीसीज है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पार्थेनियम है इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। जैसे कि हमने बात की कि नाइल पर्च को तो इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पर लाया गया था, नाइल पर्च को तो वहां पर लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया उस लेक विक्टोरिया में। लेकिन पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। कैरेट ग्रास को बेटा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ये तो अपने आप से वहां पर आ गया है इंडिया में। इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बल्कि अपने आप से वहां पर एंटर हो गया है। बल्कि यह
स्वयं वहां पर एंटर हो गया। एक्सीडेंटली यानी अचानक से, एक्सीडेंटली एंटर हुआ। कैसे? शिप में क्या था? शिप्स में ग्रेन्स को लाया जा रहा था। शिप्स में ग्रेन्स को लाया जा रहा था। इसमें पार्थिनियम के जो ग्रेन्स थे, पार्थिनियम के ग्रेन्स वहां पर गिर गए और पार्थिनियम के ग्रेन्स वहां पर गिरकर वहां सॉइल में ग्रो करने लगे। जब सॉइल में ग्रो करने लगे, सॉइल के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो खत्म करने लगे। तो ऑलरेडी वहां पर जो प्रेजेंट थी स्पीसीज प्लांट की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और पार्थिनियम ग्रास की बहुत ही तेजी से ग्रोथ होने लगी। तो ये पार्थिनियम ग्रास एक्सीडेंटली आया था वहां पर हमारे इंडिया में, है ना। तो हमारे इंडिया में अचानक से आया था पार्थिनियम जिसको कैरेट ग्रास कहा गया है। इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, अचानक से ही आ गया था। शिप में ग्रेन्स को लाया जा रहा था, ग्रेन्स के साथ ये गिर गए वहां पर और वहां पर ग्रोथ करने लग गए और सॉइल में मिक्स होके ये ग्रोथ करने लगे तेजी से, क्योंकि इनका भी कोई प्रेडेटर नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल ये, और हम एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं ऐसे ही। तीसरा एग्जाम्पल आप लेंटाना का याद रखिएगा। और चौथा एग्जाम्पल आप वाटर हाइसिंथ, ये सभी ने सुना है। वाटर हाइसिंथ जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसको तो इंट्रोड्यूस किया गया ना, इसको तो इंट्रोड्यूस किया गया है। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? इसके बहुत ही सुंदर फूलों की वजह से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसके जो फ्लावर्स थे ना वाटर हाइसिंथ के, वो बहुत ही खूबसूरत थे और वाटर हाइसिंथ के फ्लावर्स के लिए इसको लगाया गया। और वही चीज, क्योंकि इसका कोई प्रेडेटर नहीं था तो तेजी से ग्रोथ करता चला गया और बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये आपको पता है, ये आपने सुना है और ये भी आपने सुना है। तो हमने यहाँ पर इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज के 4 एग्जाम्पल पढ़े बेटा। नाइल पर्च जिसको विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरा पार्थिनियम, तीसरा लेंटाना और चौथा वाटर हाइसिंथ। ये सारे ही इन्वेजन हुए हैं एलियन स्पीसीज के हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये हमने तीसरा वाला पढ़ा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं को एक्सटिंक्शन, चौथा वाला। फोर्थ वाला जो कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, फोर्थ रीजन, दैट इज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कोई दो स्पीशीज हैं, कोई दो स्पीशीज जो एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। और एक स्पीशीज, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जब दो स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंड है तो उनमें से एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हुई है तो दूसरी अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिसको कहा गया को एक्सटिंक्शन। क्या कहा गया? को एक्सटिंक्शन। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका आपको मैं बताती हूँ डोडो बर्ड का। डोडो बर्ड, जो कि डोडो बर्ड कहां पर है? ये मॉरिशस में मिलती थी, मॉरिशस में मिलती थी। डोडो बर्ड मॉरिशस में थी। ये डोडो बर्ड एक प्लांट था कैलवेरिया ट्री। कैलवेरिया, डोडो बर्ड जो थी कैलवेरिया ट्री के सीड्स को खाती थी, कैलवेरिया ट्री के सीड्स को खाती थी, उसी पर डिपेंड थी पूरी तरीके से। डोडो बर्ड अपने फूड के लिए कैलवेरिया ट्री, जो कि मॉरिशस में था, कैलवेरिया ट्री पर ही डिपेंड थी पूरी तरीके से अपने फूड के लिए। अब क्या हुआ कि ये डोडो बर्ड का तो हो गया एक्सटिंक्शन, क्योंकि लोगों ने इसको, मॉरिशस के लोगों ने इसको मीट के लिए खाया। अब ये जो कैलवेरिया ट्री था ये डोडो बर्ड पर डिपेंड था अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि कैलवेरिया ट्री के जो सीड थे ना वो जर्मिनेट ही तब होते थे जब वो
डोडो बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर निकलते थे। जब डोडो बर्ड कैलवेरिया ट्री के सीड्स को खा लेती थी और वो डोडो बर्ड के एक्सक्रीटा में निकलती थी तभी जर्मिनेट होते थे, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होंगे। इसका मतलब कैलवेरिया ट्री के बीज को जर्मिनेट होने के लिए डोडो बर्ड की जरूरत थी। डोडो बर्ड का हो गया एक्सटिंक्शन, तो धीरे धीरे मॉरिशस से कैलवेरिया ट्री भी खत्म होने लग गए। फिर एक दूसरा ऑप्शन ढूंढा गया मॉरिशस में। इस डोडो बर्ड की जगह पर इसी के जैसी दूसरी बर्ड को लाया गया जिसका नाम था टर्की। टर्की बर्ड को डोडो की जगह लाया गया क्योंकि डोडो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। बात को समझे? टर्की बर्ड जो कि बहुत कुछ डोडो बर्ड के जैसे ही थी, टर्की बर्ड को लाया गया डोडो बर्ड की जगह पर क्योंकि कैलवेरिया ट्री भी धीरे धीरे खत्म ही होते चले जा रहे थे, थोड़े से बचे थे। तब तक क्या किया गया, टर्की बर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ये टर्की बर्ड बहुत कुछ डोडो बर्ड की तरह से ही थी, तो टर्की बर्ड को कैलवेरिया ट्री को बचाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से कैलवेरिया ट्री कुछ परसेंटेज कैलवेरिया ट्री के अभी भी प्रेजेंट है। तो आपने देखा ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे, ये खत्म तो ये भी खत्म, दैट इज को एक्सटिंक्शन। इसको क्या कहा गया? को एक्सटिंक्शन, क्योंकि डोडो बर्ड जो है वो कैलवेरिया ट्री पर डिपेंड है। ठीक है, तो को एक्सटिंक्शन का पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा डोडो बर्ड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और पढ़ते हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है को एक्सटिंक्शन का। युक्का प्लांट पढ़ा है आपने, सबने पढ़ा है बेटा युक्का प्लांट। तो दूसरा एग्जाम्पल युक्का प्लांट या युक्का फ्लावर जो होता है, और प्रोन्यूबा मॉथ। ये प्रोन्यूबा मॉथ अपने अंडे देती है ना इसके फ्लावर में अंडे देती है प्रोन्यूबा मॉथ। तो आप खुद सोचिए, अगर युक्का प्लांट खत्म हो जाएगा तो प्रोन्यूबा मॉथ भी खत्म, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं, एग नहीं मिलेगा, रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तीसरा एग्जाम्पल बेटा फिग, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस सुना है आपने? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो कि फिग में मिलता है, अंजीर फिग में मिलता है हाइपेंथोडियम। इसमें 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं फिग में ना, 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक तो होते हैं मेल फ्लावर, दूसरे होते हैं फर्टाइल फीमेल फ्लावर, और तीसरे होते हैं स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, जो फिग है, फिग यानी अंजीर, इसमें 3 तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं, मेल फ्लावर्स, फर्टाइल फीमेल फ्लावर और स्टेराइल फीमेल फ्लावर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से ये इसका फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर अंडे दे देती है ये युक्का मॉथ, और इसका इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके का होता है, ये यहाँ पर फ्लावर लगे रहते हैं। तो जैसे ही ये इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर इसके पैरों में ही चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन, फिर दूसरे हाइपेंथोडियम पे बैठेगा तो वहां पर जाकर इसको छोड़ देगा। तो इस तरीके से ये प्रोन्यूबा मॉथ और युक्का हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल याद रखिएगा, दोनों ही को एक्सटिंक्शन की एग्जाम्पल है। अगर एक का एक्सटिंक्शन होगा, अगर फिग एक्सटिंक्ट हो गया, फिग का प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये जो एक्चुअली ये हाइपेंथोडियम, नॉट युक्का, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के लिए गॉल वास्प होती है, ब्लास्टोफेगा वास्प के लिए, ब्लास्टोफेगा वास्प, जिसको कि गॉल वास्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल वास्प
गॉल वास्प भी कहते हैं इसको, है ना बेटा। युक्का प्लांट के लिए प्रोल्यूवा मॉथ है, और ये हाइपेंथोडियम यानी अंजीर के लिए यानी कि फिग के लिए ब्लास्टोफेगा वास्प होती है। ये ब्लास्टोफेगा वास्प यहाँ एंटर करती है, ठीक है, और अंडे देती है। इसके अंडे जब हैच करते हैं, इसके अंडे जब फूटते हैं, तो उसके अंदर से जो लार्वा निकलता है वो इसके फ्लावर्स को ही खाता है, और इसके फ्लावर्स को खाकर अपना सर्वाइवल करता है, और फिर बाद में इससे बाहर निकल जाता है, और पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो सोचिए, अगर ये ब्लास्टोफेगा वास्प नहीं होगा तो फिग का पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और फिग नहीं होगा तो ब्लास्टोफेगा वास्प को अंडे रखने के लिए जगह कौन देगा। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इनमें से एक भी अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप से खत्म हो जाएगा। ये को एक्सटिंक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के सारे कॉजेज पढ़ लिए बेटा। कल हम लोग पढ़ेंगे कि को एक्सटिंक्शन, कल हम लोग पढ़ेंगे इन सिटू और एक्स सिटू एक्सटिंक्शन, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने लॉस क्यों हुआ ये पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन किस तरीके से, इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है।